अगर हम लोग राज्य स्तर पर बात करें कि कानून कौन बनाता है तो याद रखिएगा विधानसभा। राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है? विधानसभा। लेकिन वही यदि हम पूछें कि बताइए केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाता है? संसद। केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाता है? संसद। संसद की बात जो है अनुच्छेद 79 में करी गई है। संसद की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 79 में। संसद एक तरह से समझ लीजिए एगो घर है जिसमें दो गो घर होता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा। लेकिन इसी संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। तो हम ये कहेंगे संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों तो होते ही हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी संसद के ही अंग होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि केंद्र स्तर का कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद, इसका जवाब आता है। इसका माने क्या कि जो भी कानून बनता है संसद के द्वारा, यानी कि उसको लोकसभा में भी पास होना पड़ेगा, राज्यसभा में भी पास होना पड़ेगा और राष्ट्रपति के द्वारा भी उसको हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी जाकर के कोई कानून बन पाएगा। यदि इन तीनों में से कोई एक रोक दिया किसी विधेयक को तो वो कानून नहीं बन पाएगा। अर्थात हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये कानून जो है संसद के द्वारा तैयार है। बात समझ में आया? यदि हम लोग राज्य स्तर पर कानून बनाने की बात करें तो वो विधानसभा, वहीं पर केंद्र स्तर की बात करें तो कौन? संसद। संसद की बात अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 79 में है। इसके 3 अंग हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में तो पहले बताया ही गया है अनुच्छेद 52 में। इसके सभी क्रियाकलाप, कार्य, अधिकार जो भी कुछ है सब कुछ बता दिया गया है। उसके बाद बात आता है लोकसभा। लोकसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 81 में। और अगर बात करें कि राज्यसभा का बताइए किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 80। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से। क्या? सरला कहिए, इसको सरला कह दीजिए या फिर सरल कह दीजिए। स से कहिए स में संसद है, र में क्या है? राज्यसभा है, ल में क्या है? तो लोकसभा है। 79, 80, 81, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें राज्यसभा जो घर है, राज्यसभा जो घर है, लोकसभा जो घर है, इन दोनों में उच्च सदन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा जो है वो हमेशा से उच्च सदन होता है। और यदि ये राज्यसभा एक घर की तरह है तो इसमें कितने लोग अधिकतम हो सकते हैं? 250। अधिकतम की जब बात आएगी तो कितने सदस्य हो सकते हैं इसमें? 250। लेकिन वर्तमान में है कितने? 245। अब कहेंगे 5 गो कहाँ चला गया? तब 5 गो जो है आप जम्मू कश्मीर में जहाँ देखिएगा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उन लोगों के लिए छोड़ा गया है। जब भारत में उन सभी सीटों को भी जब मिला लिया जाएगा, जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत का जब अधिकार हो जाएगा, तब ये जो है 245 में 250 अधिकतम था, वहाँ पर जाके पहुँच जाएगा। लेकिन वर्तमान में यदि पूछे कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। अब 245 टोटल भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य से 245 लोग आते हैं। जिसमें कि यूपी के प्रतिनिधित्व की बात करें कि यूपी से कितने लोग आते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है यूपी से आते हैं 31 और वहीं पर बिहार से कितने लोग आते हैं? 16। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कितना है? तो याद रखिएगा 31। अब बिहार का कितना है? तो इसका आधा, 16 ना, आधा न 32 रहता तब आधा, लेकिन एगो ट्रिक से समझ लीजिए यूपी का आधा बिहार से। अब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो जाते कैसे हैं? तो आपको पता होगा कि हर राज्य में विधानसभा होता है। अभी जो हम आपको बताए कि राज्य स्तर का कानून कौन बनाता है? विधानसभा बनाता है। तो विधानसभा कानून बनाता है और वही विधानसभा, अब विधानसभा में बैठता कौन है? तो हम लोग जो चुन करके यहाँ से भेजते हैं विधायक, जिसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जाकर के बैठता है विधानसभा में। और जिसको हम लोग चुने, मतलब विधायक को जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है।
जनता को हम लोग चुने, वो विधायक लोग चुनता है राज्यसभा के सदस्य को। 16 को कौन चुनेगा? तो जितना लोग को हम लोग चुने हैं बिहार में विधानसभा के सदस्य को जितना चुने हैं, वही लोग मिल करके इस 16 को चुनेगा और वो जाके बैठेगा कहाँ? राज्यसभा में। तो लेकिन 245 में 245 सदस्य को निर्वाचित नहीं किया जाता है, मतलब राज्य के ही द्वारा डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है। इस 233 लोग ही जो है राज्य से जाते हैं निर्वाचित हो करके, विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब पूछा जाएगा बताइए कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। तो जनता तो इसको थोड़ी चुन के भेज रहा है, जिसको हम चुने हैं वो चुन के भेजा है उसको, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, जबकि विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष। अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी प्रत्यक्ष होगा, कहे कि डायरेक्ट हम चुनेंगे, ठीक है ना। विधानसभा का चुनाव होगा जिसमें हम सीधा चुनेंगे तो वो हो गया प्रत्यक्ष, लेकिन जिसमें हम जनता भाग नहीं लेगा तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। तो ये जो 233 है ना, तो इनको जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता, जनता जो जिसको चुना वो चुनता है, तो इसलिए ये अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन इसमें 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य 233 तो राज्य 28 राज्य से निर्वाचित होकर के आएंगे, जिसमें कि यूपी का कितना प्रतिनिधित्व है 31 गो, बिहार का उससे आधा 16 गो। लेकिन इसमें 12 गो जो लोग हैं वो मनोनीत होते हैं। अब सवाल आता है मनोनीत होते हैं तो इसको मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका माने क्या कि हमको भी मनोनीत कर देगा, आपको भी मनोनीत कर देगा, किसी को भी मनोनीत कर देगा क्या? नहीं। जिसको देखता है कला, साहित्य, विज्ञान, जिसमें कुछ ऐसी बातें होती है जिसके वजह से भारत की प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा, गौरव का सवाल, गौरव की बात आती है, तो उन सभी ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, 12 लोगों को। और ये बात कहाँ से लिया गया है? तो ये बात जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको ही पता होगा भारत में अंग्रेजों का अधिकार था, जब वो जा रहा था तो भारत सोचा कि अब हम अपना देश कैसे चलाएंगे, इसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब संविधान बनाएगा कौन? तो पूरा विश्व का लोग संविधान बना के बैठल था, तो भारत सोचा कि क्यों ना सब में जो अच्छी अच्छी बातें हैं सबको हम एडॉप्ट कर लें। तो उसी में आयरलैंड में ये बात था कि सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो सोचा भारत में भी इस तरह का प्रावधान लाया कि 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। अब सवाल ये है कि राज्यसभा में सदस्य तो 245 बैठेंगे, लेकिन उनका कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए, जैसे वो भारत का लोग होना चाहिए, पहला बात। उसके बाद कम से कम उसका उम्र 30 साल होना चाहिए, जबकि वहीं पर लोकसभा की बात करेंगे ना तो लोकसभा में आपको 25 साल, लेकिन राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में आपका न्यूनतम उम्र, कम से कम उम्र आपका 30 साल का ही होना चाहिए, तभी आप राज्यसभा में बैठ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा जाता है, हालांकि वो चुनता है जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उसको चुनता है, लेकिन हम चाहें जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हम हैं बिहार के, हम चाहें तो गुजरात से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, उसी तरह से राज्यसभा का भी चुनाव चाहें तो हम हैं बिहार के, तो हम जाके लड़ेंगे तमिलनाडु से, कहीं भी लड़ सकते हैं। जहां मेरा पहचान है, जहां पर हम अपना कार्य किए हुए हैं, तो वहाँ कहीं भी से भी लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा का सदस्य कोई भी कहीं भी से भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। हाँ, अपने देश में ही, अपने देश से बाहर कैसे लड़िएगा? तो कम से कम उम्र राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। उसके बाद लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का माने सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी को कहा जाता है लाभ का पद। वहीं पर यदि आप कोई नेता है, कोई भी नेता है, तो उसको लाभ का पद नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है आप हैं जनता के सेवक। नेता हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उन सबको कहा जाएगा वो है जनता के सेवक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। ये अनुच्छेद 83 में लिखा हुआ है। अब इसको याद करने का ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप कहिएगा
अब कोई जाके कहता है कि राज्यसभा हम तुमको भंग कर देंगे। क्या कहता है? राज्यसभा हम तुमको भंग कर देंगे। कहता है कि हमको कैसे भंग करेगा, ए राशिए देंगे, हम अस्थाई हैं, ए राशिए देंगे। ए राशि से याद रहेगा तेरासी। काहे कि हम हैं अस्थाई, हमको कोई नहीं हटा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। काहे कि यह है अस्थाई सदन, ये एकदम बढ़िया एकदम पक्का का घर बना हुआ है, एकरा कोई नहीं तोड़ सकता है। काहे कि यह अस्थाई सदन। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो है राज्यसभा, तो है अस्थाई सदन, ये घर को कोई नहीं तोड़ेगा, ये पक्का घर है। लेकिन एक लोग जो होता है, इसमें जो आता है, ये जो 245 लोग जो हुआ, इन लोगों का रिटायर होता है। ये लोग रिटायर होते हैं 6 साल पर रिटायर हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए बिहार से ही कोई राज्यसभा का सदस्य बना, तो वो 6 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। 6 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन वो घर नहीं टूटेगा, वो घर नहीं टूटेगा। काहे कि यह है अस्थाई सदन। ठीक, वहीं जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 5 साल में टूट जाता है, उसका सदस्य भी टूट जाता है। हालांकि लोकसभा का जब टॉपिक आएगा तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल अब इतना समझ लीजिए, राज्यसभा क्या है, अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई है। कभी भंग होता है राज्यसभा? नहीं। लेकिन राज्यसभा का सदस्य भंग होता है, माने कि उसका वो जो है 6 साल के बाद अपना पद उसको त्यागना पड़ेगा। नियम ये है कि 1/3 सदस्य को जो है ना 2 साल में त्याग करना पड़ता है। अब एक के बाद तो एक के बार में सब नहीं ना आता है, सब अलग अलग ढंग से आता है। जिसका 6 साल पूरा हो गया वो जाओ, 6 साल पूरा हो गया तो जाओ। बात समझ में आ रहा? फिर से अगर वहाँ का विधानसभा उसको चुन करके भेजता है तो फिर से वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। ये सब बातें किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 83 में लिखा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए अब राज्यसभा अस्थाई सदन है, घर है। अब घर में जो सदस्य लोग रहता है वो करेगा हल्ला गुल्ला, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। तो उसको देखेगा कौन? कि राष्ट्रपति देखने आएगा ये दोनों घर में क्या हो रहा है, हल्ला गुल्ला, तुम काहे हल्ला कर रहा है, फिर इधर से हल्ला करेगा, तुम काहे हल्ला कर रहा है? नहीं। इसलिए क्या करता है कि राज्यसभा में एगो गार्जियन को बैठा देता है, उसी को बोलते हैं राज्यसभा का सभापति। क्या बोलते हैं? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति जब वो नहीं होता है तो उसके बदले में उपसभापति होता है। वो जो है राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति देखता है कि कोई दो आदमी, दो नेता अपने अपने मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, या फिर सदन का कार्रवाई सही तरीके से चलने नहीं देता है, तो उसको कहता है कि माननीय सांसद जी आप जाइए, उसको स्थगित कर सकता है। बहुत सारा अधिकार होता है। कुल मिलाकर के समझ लीजिए, जैसे परिवार में जिस तरह से गार्जियन का महत्व होता है कि गार्जियन की मर्जी से यदि नहीं चलिएगा तो चल भाग यहाँ से, उसी तरह से राज्यसभा भी एक घर है। यहाँ पर यदि आप राज्यसभा का सभापति का बात नहीं माने ना तो वो भगा देगा आपको, इतना पावर है। अब देखिए, हो सकता है कि सभापति नहीं है, सभापति का तबीयत खराब हो गया, हो सकता है सभापति अपने ससुराल गए होंगे, या फिर सभापति को कहीं भी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए, तो ऐसी स्थिति में इनके बग साइड में रहता है एगो उपसभापति। कहता है ठीक है, आप जाइए घूम के, हम तनिक संभालते हैं। बात समझ में आ रहा? अब देखिए, राज्यसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 में ये बात कहा गया है कि राज्यसभा में एगो सभापति होगा और उसके बगल में एगो उपसभापति होगा। अब देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो फिक्स कर दिया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, नहीं बात समझ रहे हैं, जो भारत का उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के बगल में जो बैठता है उपराष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना वही राज्यसभा का सभापति होगा। नहीं बात समझे? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये दोनों काम करता है। यानी कि और उपराष्ट्रपति में क्या गुण होता है कि ये ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना लोकसभा का सदस्य होता है। बात समझ में आ रहा है? और उपराष्ट्रपति जो है ना तो वो राज्यसभा का सदस्य है ना तो वो लोकसभा का सदस्य है, लेकिन उपराष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं, जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बना इसका मतलब है कि वो राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक बन जाएगा। बात समझ में आ गया?
अगर उपराष्ट्रपति कोई है तो वहाँ का सभापति भी वो ऑलरेडी बन जाएगा। लेकिन अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है? तो कहेंगे नहीं होता है। काहे नहीं होता? कहे कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति कोनो सदन का सदस्य नहीं, तो कैसे कह दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उस राज्यसभा का सभापति। लेकिन अब उपसभापति के बारे में पूछे तो जी हाँ, उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है, उपसभापति जो होता है राज्यसभा का वो उसका ही अपना सदस्य होता है। ठीक, अब सवाल आता ये है कि मान लीजिए उपसभापति कहे कि हमको नहीं करना, हमारा बात कोई नहीं मानता है, हमको उपसभापति से हटाया जाए, हम जाते हैं त्याग पत्र दे देंगे। तो उपसभापति किसको त्याग देने जाएगा? सभापति को। उपसभापति किसको त्याग देने जाएगा? सभापति को। अब कहेगा कि अब सभापति भी कहेगा कि तुम नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम त्याग पत्र दे देते। अब क्या सभापति उपसभापति को दे देगा क्या? सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। सभापति बोल रहे हैं राज्यसभा का, लेकिन ये है कौन? उपराष्ट्रपति है। तो अब ये अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो ये देता है राष्ट्रपति को। बात आया समझ में? अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति यदि त्याग पत्र देना चाहेगा तो हाई बगल वाला कहेगा चाचा लीजिए, हमसे नहीं संभाल रहा है, आप ही संभालिए, तो ये संभालने लगेगा। अब दिक्कत ये है कि कभी कभी क्या होता है कि राज्यसभा का माई बाप, मतलब सीधा समझ लीजिए कि जो बोलेगा वो आपको भीतर में करना है, एकदम जैसे घर में गार्जियन होते हैं, पिताजी होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी जो वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए इत्ते आप अधिकार दे दिए हैं, हो सकता है कि वो जो सभापति है, उपसभापति, वो मनमाना करने लगे, तब क्या करिएगा? तब उस पर है कि उसको हटाने के लिए आप उस पर महाभियोग भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इसका तो महाभियोग अलग तरीके से चलता है, इसके बारे में हम उपराष्ट्रपति के बारे में बतलाएंगे अगले वीडियो में। हम यहाँ बात कर लेते हैं उपसभापति के बारे में। इसको हटाना है उपसभापति को तो 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा, देखिए आपको हम हटवा रहे हैं, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको हम हटा देंगे 14 दिन के बाद, आपको 14 दिन का समय दे रहे हैं। तो इसको 14 दिन पहले इसको सूचना दे दिया जाएगा सारा कुछ। उसके बाद राज्यसभा में जो सदस्य हैं 245, इसमें 2/3 बहुमत से जब कह देगा कि ये उपसभापति बढ़िया नहीं, हटाइए इसको, सही में बढ़िया काम नहीं करता, तो जब उस पर ये बात लागू हो जाएगा तब इसको त्यागपत्र ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो त्यागपत्र हो गया, तो इसको त्यागपत्र दे देगा, हो गया, अपना सीट पर से उठ जाएगा, चल जाएगा। लेकिन दूसरा है कि इसको जब हटाया जाएगा तो 14 दिन पहले उसको सूचना दिया जाएगा। लेकिन अभी तुरंत हम आपको बताएं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है या उपसभापति होता है, इसके पास बहुत शक्ति है। उस जैसे अभी कोई विद्यार्थी भी क्लासरूम में आकर के बैठे तो वो हमारे अनुसार चलेगा, हम कहेंगे बैठो तो बैठेगा, हम कहेंगे उठो तो उठेगा, अगर हमारा बात नहीं मानेगा कहेंगे भागो यहाँ से। ठीक उसी तरह यहाँ भी अधिकार होता है राज्यसभा का सभापति का, राज्यसभा का उपसभापति का। सेम वही बात लोकसभा के भी अध्यक्ष में होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष में होता है। अब दिक्कत ये है कि उसी के खिलाफ महाभियोग लाए हुए हैं, उसी के खिलाफ हम बात कर रहे हैं और उसी को बैठा दिए हैं कि आप झगड़ा को देखिएगा। इसका मैंने सीधा सा ये हो गया कि दूध बिल्ली को रखवाली दे दिए हैं दूध का, केकरो पीने देगा, वो तो अपने न पी जाएगा खलिया। तो वही बात है, ऐसी स्थिति में जब राज्यसभा का सभापति हो या राज्यसभा का उपसभापति हो, उस पर हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन है, यदि उस पर विचार चल रहा है कि इसको हटाया जाए, कहा कि ये ठीक से काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में वो पीठासीन नहीं रहेगा, वो अपना जगह पर नहीं रहेगा। मतलब कि उसको जितना उसके पास पावर था एकदम करता, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, वो सब न साइड हो जाएगा,
उसके अन्य अलावा अन्य दूसरा व्यक्ति रहेगा वहाँ पर। ये बात किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 92 में लिखा हुआ। लेकिन अब देखिए, राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी मिला हुआ है। ये सब तो था सभापति के बारे में, राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है। जैसे देखिए, अगर केंद्र ही सब कुछ देखता, प्रधानमंत्री ही सब कुछ देखता, तो मुख्यमंत्री की क्या आवश्यकता? कुछ नहीं। ठीक उसी तरह से विषयों को भी बांट दिया गया है। केंद्र के लिए अलग सूची रखा है, राज्य के लिए अलग सूची रखा है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि राज्य सूची में भी केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में भी संसद कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। जब वो बात राष्ट्रीय महत्व का हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो जो है संसद से कह करके 249 के तहत कोई भी कानून जो है वो 1 साल के लिए किसी राज्य विशेष पर थोप सकता है। कहेगा कि उस राज्य के लिए 1 साल के लिए वो कानून बना सकता है। कौन? संसद। जब बात आ रहा है संसद का, तो संसद अनुमति कौन देगा? राज्यसभा। लेकिन कानून कौन बनाएगा? संसद। 1 साल के लिए। संसद का माने उसको राज्यसभा से तो गुजरना ही पड़ेगा, लोकसभा से भी गुजरना पड़ेगा और राष्ट्रपति से भी गुजरना पड़ेगा। इन तीनों से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब वो कानून जो है उस राज्य विषय में 1 साल के लिए वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अधिकार है राज्यसभा को, ये अधिकार देता है किसको? संसद को। अब अगला जो अनुच्छेद वो देख रहे हैं, अनुच्छेद 312। इसमें केवल और केवल ये जो है राज्यसभा को दिया गया है। ये अनुच्छेद 312 क्या है? तो केवल और केवल राज्यसभा को दिया गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 312 के तहत कौन? अकेले राज्यसभा। इसमें संसद का कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के कहने पर फिर से संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करेगा, नहीं। यहाँ अकेले राज्यसभा ही अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। जैसे पहले IFS नहीं था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको जोड़ा कौन? राज्यसभा के कहने पर अनुच्छेद 312 के तहत इसको जोड़ दिया गया। लेकिन 249 के तहत राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो राज्य सूची में कानून बना सके, लेकिन अकेले राज्यसभा के द्वारा नहीं, बल्कि संसद के द्वारा, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन 1 बार में 1 वर्ष के लिए ही उसको हम लागू कर सकते हैं। अगर उसको अगले समय के लिए भी लागू करना है तो फिर से उसको संसद से होकर के गुजरना पड़ेगा। और एक मामला आता है धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का अधिकार 0 हो जाता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का पावर 0, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का पावर 0 हो जाता है। तो ये राज्यसभा के बारे में था। अगले दिन हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे।